हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर 2। हम क्लास 6 की हिस्ट्री बुक पढ़ रहे हैं और चैप्टर 1 वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड इट एंड उसका नोट्स वी हैव ऑलरेडी शेयर्ड इट विथ यू। और नाउ लेट्स मूव टू चैप्टर 2। सो चैप्टर 2 हमारा है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। सो ये स्टोरी है कैसे हमारे लोग फ्रॉम हंटर गैदरर से जो कि घूमते थे फॉरेस्ट में, ग्रोइंग फूड मतलब एग्रीकल्चर बने, उसकी जर्नी वी विल सी इन दिस चैप्टर। एंड सो सी नाउ, अब वो जो मैंने ह्यूमन हिस्ट्री वाला पास्ट में वीडियो बनाया था जिसमें जस्ट स्टोरी के फॉर्म में ह्यूमन हिस्ट्री मतलब बताई थी। सो नाउ यू विल बी एबल टू कनेक्ट दोज थिंग्स जो कि मैं इनफॉर्मली मैंने डिस्कस किया था। नाउ वी विल सी कि फॉर्मली इन दिस चैप्टर्स, ठीक है। सो तुषार ट्रेन जर्नी कर रहे हैं और तुषार ट्रेन के बाहर देख के क्या सोचते हैं कि तुषार वंडर व्हेन द पीपल कुडंट जस्ट व्हेन यू विल रीड दिस एनसीईआरटी अगेन आई एम जस्ट रिपीटिंग दीज थिंग्स सो दैट इट बिकम्स क्लियर फॉर द एस्पिरेंट। एक बार मेरे साथ एनसीईआरटी पढ़ के व्हाट यू हैव टू डू इज कि फिर से चैप्टर खुद से एक बार पढ़ो, देन इट विल बी कंप्लीट। एनसीईआरटी की अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो जाएगी तुम्हारी। एंड देन जस्ट व्हेन आई विल शेयर द नोट, जस्ट कॉपी दोज नोट्स और उसमें अपने एडिशन करने हैं कर लेना एंड दैट विल बी फाइनल। नेक्स्ट टाइम अब जब भी तुमको 6 क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी होगी यू विल जस्ट हैव टू रेफर टू द नोट्स। सो दिस इज हाउ यू हैव टू स्टडी फॉर यूपीएससी, ठीक है। So Tushar wondered when people couldn't travel quickly from one place to another, did they spend their entire lives wherever they were born? So obviously क्वेश्चन आज हम इतनी easily ट्रेन, बस, एरोप्लेन से ट्रैवल कर लेते हैं तो इसको देख के तुषार के दिमाग में और किसी के भी दिमाग में ख्याल आ सकता है कि मे बी जब पास्ट में इतना ईजी नहीं था ट्रैवल करना तो क्या लोग जो जहाँ पैदा होते थे वहीं पे बड़े होके वहीं मर के खत्म हो जाते थे? नॉट क्वाइट, ऑब्वियसली हमने देखा है कि ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो नाउ लेट्स सी द अर्लीस्ट पीपल, सबसे पहले के लोग जो हमारे ओरिजिनल पूर्वज हैं वो कैसे थे एंड वी विल स्टडी अबाउट देम, ठीक है। सो आज जितनी भी चीजें चलती हैं कि हमारे पूर्वज ये क्या करते थे, हमारे पूर्वज वो क्या करते थे, एग्जैक्टली आज हम देखेंगे कि हमारे पूर्वज क्या क्या करते थे, क्योंकि हर आदमी जो हमसे पहले वो हमारा पूर्वज है। तुम किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हो और क्यों कर रहे हो उस टाइम पीरियड की बात? अगर किसी एक टाइम पीरियड के लोगों को ही पूर्वज मान रहे हो तो सब हमारे पूर्वज है जो भी हमसे पहले आए थे, ठीक है। अर्लीस्ट पीपल, व्हाई वर दे ऑन द मूव? अब वो ये हमें पता है कि अर्लीस्ट पीपल हमेशा इधर से उधर जाते रहते थे, आज जैसी सेटल लाइफ नहीं थी। सो क्यों नहीं थी आज जैसी सेटल लाइफ? वी विल ट्राई टू फाइंड दिस आंसर। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। मे बी यूपीएससी पूछ सकता है अपने मेंस में, ऑब्वियसली प्रीलिम्स में नहीं पूछेगा, मेंस में पूछ सकता है या प्रीलिम्स में भी कैसे भी पूछ सकता है कि गिव द रीजन, या क्या पहले लाइफ स्टैटिक हुआ करती थी, लोग एक जगह पे रहते थे, मतलब स्टोन एज की बात कर रहे हैं तो पता करो, और अगर मूव नहीं करते थे तो क्यों करते थे? तो यू कैन ऑलवेज फाइंड, यहाँ से कॉन्सेप्चुअली तुमको उसका आंसर मिल जाएगा। तो लेट्स सी, वी नो अबाउट द पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर अगो, यानी आज से 20 लाख साल पहले, 1 मिलियन 10 लाख होता है तो 20 लाख साल पहले लोग जो सब कॉन्टिनेंट में रहा करते थे। अपने सब कॉन्टिनेंट वी ऑलरेडी नो किसको कहा जाता है। We know about the people. Today we describe them as hunter gatherers. So 20 लाख साल पहले जो लोग रहते थे उनको आज हम hunter gatherers कहते थे। तो जो हमारे सबसे पहले मतलब ओरिजिनल पूर्वज से जब ह्यूमन बीइंग हुआ वो हंटिंग और गैदरिंग करते थे, और जो एग्जैक्टली आज मतलब चूंकि ह्यूमन कॉम्प्लेक्स थे वो जानवर भी खा सकते थे और मतलब फ्रूट्स, फल भी खा सकते हैं। सो वो हंटिंग और गैदरिंग दोनों क्या करते थे। और आज में भी एनिमल्स जो है, जैसे शेर है वो फल फ्रूट नहीं खा सकता है, वो सिर्फ हंटिंग करता है। उसी तरह से जो मंकी हैं या दूसरे जानवर हैं जो कि तुम एंट्स को देखो, इनफैक्ट एंट्स क्या करते हैं, जो चीनी तुम नीचे फेंक देते हो सर पे उठा के ले जाती हैं, दैट इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग फूड, ठीक है। सो आज भी एनिमल वही करते हैं और हम भी एक जमाने में जब हमारी सेटल लाइफ नहीं थी तो हम भी वही करते थे। तो हंटर्स एंड गैदरर्स उन्हें कहा जाता था। देयर नेम्स कम फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। तो अगेन हर टाइम में जैसे आज भी हमारा ऑक्यूपेशन हमारी आइडेंटिटी डिफाइन करता है कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं मे बी IAS IPS हूँ। सो हमारा वर्क डिफाइन करता है, पहले भी वर्क ही डिफाइन करता था। और उस टाइम फूड गैदर करना एक बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हमारा फूड कोई और फार्मर्स उगा देते हैं तो हमें मतलब ऑप्शन मिल जाता है कोई दूसरा काम करने का। तब ऐसा ऑप्शन नहीं था, सबको अपना खाना खुद कलेक्ट करना पड़ता था। आज भी अगर वो नौबत आ जाए तो वी वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट मतलब प्रोड्यूसिंग फूड, ठीक है। फिर सोसाइटी हो जाएगी। तो उस टाइम चूंकि इस तरह से मार्केट सिस्टम या इंटरडिपेंडेंसी नहीं थी तो सब लोग
मतलब खाना किस तरह से, खाना ही गैदर करते थे। अब किस तरह से गैदर करते थे, अगर वो हंटिंग और गैदरिंग करके करते थे, देवर कॉल्ड हंटर गैदरर। उसी तरह से अगर कोई फिशिंग करके करते थे, देवर कॉल्ड फिशरमैन। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स करते थे, कॉट फिश भी करते थे। एक तरह से फिशिंग तुम्हारा हंटिंग के में आ गया, मछली भी जानवर है, जाके मारते हैं उसको। बर्ड्स को करते थे। अब गैदर क्या क्या करते थे, फ्रूट्स हुआ, रूट्स हुआ। आज भी जैसे फ्रूट्स हम फल खाते हैं, रूट्स हैं जैसे डिफरेंट, जैसे तुम्हारा जैसे गाजर क्या है, रूट्स ही है। नट्स हैं, हम भी नट्स खाते हैं, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स एंड एग्स। सो ये सारी चीज़ें गैदर किया करते थे और जानवर को हंट किया करते थे। आज भी मोटा मोटी हम लोग यही सारा खाना खाते हैं, तो चूँकि ऑब्वियसली हम ह्यूमन हैं। सो हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन मेनी रीजन। अब वो मूव करते थे प्लेस टू प्लेस, उसके बहुत सारे रीजन थे। अब लेट्स सी क्या क्या रीजन थे। पहला रीजन था कि इफ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर लॉन्ग टाइम, दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज, देयरफॉर दे वुड have had to go elsewhere in search of food। पहला रीजन ऑब्वियसली चूंकि वहां पे कोई एग्रीकल्चर का सिस्टम नहीं था कि बार बार क्रॉप प्लांट करना और ग्रो करना है, तो वहां पे जाते थे और एक टाइम पे मतलब खाते पीते। जैसे आज भी अगर फ्रिज में सामान अगर भर दो तो एक टाइम के बाद फ्रिज खाली हो जाएगा, उसके बाद तुमको सुपरमार्केट में जाके नया सामान लाके भरना पड़ेगा। यही है चीज़ें। अगर कोई मम्मी है जो बार बार जाके वहाँ से चीज़ें भर देती हैं, तब तो वो चलता रहेगा। बट अल्टीमेटली कोई भी चीज़ एक टाइम के बाद अगर कोई दूसरा तुम मतलब जिस स्पीड से वो जनरेट हो रहा है, अगर उससे ज़्यादा स्पीड से कंज्यूम करोगे तो एक टाइम के बाद वो खत्म हो जाएगा। तो ये भी होता था, एनिमल हंट करते थे या प्लांट, एक टाइम के बाद वो एरिया में सारा चीज़ खा पी जाते थे, तो उनको फिर नए एरिया में जाना पड़ता था। सेकंड क्यों थे, एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वी ऑलरेडी सी कि एनिमल्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करते हैं। जैसे एलिफेंट भी मूव करती है या दूसरे एनिमल भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करते हैं, आइदर इन द सर्च ऑफ स्मॉल प्रे और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैट इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स। जैसे कि ह्यूमन जैसे कि एनिमल भी एक जगह से दूसरे जगह खाना और पानी के लिए मूव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सूखा किसी एरिया में आ गया, देन दे मूव टू सम अदर प्लेसेस जहाँ पे पानी अवेलेबल हो। उसी तरह से अगर एक एरिया का घास खत्म हो गया या उतनी लश ग्रीनरी नहीं है, दे मूव फ्रॉम अपने खाने के लिए वो एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। चूँकि एनिमल हमारा खाना हुआ करते थे हंटिंग करने के लिए, तो हम भी उनके पीछे पीछे एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। ठीक है, दैट इज वाई दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट। तो ठीक है, उस टाइम जो खाना ही मेन चीज़ हुआ करती थी, तो एनिमल भी जा रहे हैं खाने की तलाश में, हम भी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं खाने की तलाश में। ठीक है, तीसरा रीजन क्या हुआ करता था, प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्चुअली कि प्लांट अलग अलग सीजन में अलग अलग फ्रूट्स आज भी हमें मिलते हैं। गर्मी में कोई और फ्रूट होता है, क्या बोलते हैं, ठंड में कोई और फ्रूट होता है। तो उस टाइम भी ऐसा हुआ करता था, अलग अलग ट्रीज अलग अलग सीजन में फ्रूट बियर करते थे। सो गर्मी में जिस एरिया में ज़्यादा फल हैं उस एरिया में लोग मूव कर जाते थे। उससे जब ठंड आती थी तो दे यूज्ड टू गो इन दैट एरिया जहाँ पे ठंड के टाइम में ज़्यादा फ्रूट्स होते हैं। सो पीपल मे हैव मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड। यहाँ पे सी एनसीईआरटी की ब्यूटी है कि ये सारी चीज़ें में वो मे लिखता है। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रोबेबल सोर्स हैं, मतलब प्रोबेबल रीज़न लग रही हैं जो आज के लॉजिक पर हमने मतलब हम डिराइव कर सकते हैं, आज की एनालॉग मतलब आज से कंपेयर करके कर सकते हैं। दैट्स वाई दे आर रिटन में। कहीं कोई वीडियो एविडेंस नहीं है स्टोन एज का या कोई रिटन एविडेंस नहीं है स्टोन एज का जिससे कंफर्म हाँ इसी वजह से वो मूव करते। तो दीज आर ऑल आर द प्रोबेबल रीजन, बट दे आर ऑब्वियसली प्रोबेबल हैं, बट वी नो फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग कि ये ट्रू है। ठीक है, सो फोर्थ रीज़न क्या हो सकता है जिससे वो, क्या रीज़न हो सकता है जिससे वो दैट्स वाई रीज़न हो सकता है जिससे वो मूव करते हैं कि पीपल प्लांट एंड एनिमल नीड वाटर एक इंपॉर्टेंट सोर्स है टू सर्वाइव। वाटर इज फाउंड इन लेक, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, वाइल मेनी रिवर्स एंड लेक आर पेरिनियल। अगर कोई रिवर पेरिनियल, उन रिवर्स और लेक्स को कहते हैं जिनमें साल भर पानी रहता है थ्रू आउट द ईयर। अदर्स आर सीजनल, कुछ सीजनल हो सकते हैं। सो पीपल लिव ऑन द बैंक वुड हैव हैड टू गो इन सर्च ऑफ द वाटर ड्यूरिंग ड्राई सीजन, विंटर एंड समर। जैसे हमें पता है कि नॉर्थ की जो गंगा या दूसरी रिवर होते हैं वो पेरिनियल होती हैं, साल भर वहाँ पानी रहता है, और जबकि साउथ में काफ़ी रिवर होती हैं। इनफैक्ट राजस्थान में तुम्हारी लूनी रिवर है या दूसरी रिवर है, वो सीजनल रिवर होती है। जब बरसात के टाइम में पानी रहेगा, गर्मी के टाइम में नहीं रहेगा। तो जिस सीजन में पानी नहीं है तो लोग को
उस एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया में जाना पड़ता था, क्योंकि तब कोई वाटर टैप सप्लाई नहीं था। उस टाइम पानी ऑब्वियसली हमेशा इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगा जिंदा रहने के लिए, सो पानी की तलाश में लोग जाते थे। तो दीज वर द रीज़न जिससे पीपल एक जगह से दूसरे जगह उस टाइम पर मूव करते थे, जब वो हंटिंग और गैदरिंग करते थे, जब कोई भी सेटलमेंट नहीं थी, कोई रोड्स नहीं था, कोई प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं था। ठीक है, अब हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, इन लोगों के बारे में हमें कैसे पता चला? आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड। तो आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ चीजें मिली हैं जो हंटर गैदरर बनाते थे और यूज करते हैं। इट इज लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ, इट इज लाइकली, सी देखो हर जगह दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो हिस्ट्री के बारे में चीजें जब हम एविडेंस से कलेक्ट करते हैं तो वहां पे वर्ड इसी तरह से लिखते हैं कि मे बी, लाइकली, ज्यादातर चांस यही है कि ये हुआ होगा और ये किया जाएगा। दैट्स वाई हिस्टोरियंस एक तरह से डिटेक्टिव के फॉर्म में होते हैं, एंड दिस इज द करेक्ट वे लाइफ को भी देखने का, कि जो चीजें सर्टेन नहीं है, जिसमें थोड़ी बहुत मतलब गुंजाइश है कि चीजें डिफरेंट भी हो सकती हैं उस वजह से। सो यू शुड ऑलवेज थोड़ा सा उसमें मतलब जो ये होता है ना, एक डाउट रहना इज अ गुड कैरेक्टरिस्टिक। कॉन्फिडेंस और डाउट अलग चीज है। ऐसा नहीं है कि तुम डाउटफुल रहोगे तो मतलब कॉन्फिडेंट रहे, तुम कॉन्फिडेंटली बोलो कि आई हैव अ डाउट इन इट, आई एम नॉट सर्टेन। वो मूर्खता की निशानी होती है। जो चीज़ तुम्हें पता है कि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, उसमें एकदम कॉन्फिडेंटली बोलना कि नहीं ऐसा ही हुआ होगा। सो दीज आर द एजुकेशन हमें ये सिखाता है कि चीज़ें हमें कैसे पता चली, एंड वी नो अबाउट आवर सोर्स, कि वो सोर्स 100% सही है या गलत भी हो सकता है। तो दैट्स वाई वी यूज दीज वर्ड्स लाइक लाइकली, मे बी, ठीक है, एंड दीज आर द गुड थिंग्स, सो दैट एक गुंजाइश रहे कल को चीज़ें इंप्रूव करने की चीज़ें में। एंड दैट इज द वन ऑफ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रिलीजन एंड साइंस एंड नॉर्मल स्टडी, कि साइंस में चीज़ें हमेशा लाइकली हो सकता है, प्रोबेबिलिस्टिक होती हैं, इसीलिए विद द टाइम चीज़ें इंप्रूव या चेंज होती हैं। जबकि रिलीजियस टेक्स्ट में यू विल ऑलवेज नोटिस कि चीज़ें सर्टेनिटी के साथ लिखी होती है कि यही सच है, यही चीज़ें हैं। सो विद द टाइम वो चेंज नहीं हो सकती हैं, इसलिए इट इज़ ऑलवेज बेटर कि रिलीजन हम पर्सनल स्पेस में रखें और पब्लिक स्पेस में वी यूज दिस मतलब फॉर्मल एजुकेशन, ताकि चीज़ें फर्दर इम्प्रूव करने का, चेंज करने का स्कोप रहे। ठीक है, इट इज़ लाइकली दैट द पीपल मेड यूज ऑफ टूल्स ऑफ स्टोन्स, वुड्स एंड बोन। तो ऑब्वियसली लॉजिकली थिंकिंग करो, स्टोन्स के तो टूल्स मिले हैं, बट ऑब्वियसली बोन्स भी हार्ड होती है, तो बोन्स को भी एज अ टूल बनाते होंगे। और वुड ईजी होता है, आज भी हम मतलब जंगल में जाओगे, अगर तुमको जानवर से प्रोटेक्ट करना है तो एक टहनी तोड़ो, हाथ में डंडा बन गया, तो एक तरह से वो टूल ही है। तो वुड के भी टूल यूज करते हैं, ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव द बेस्ट। तो स्टोन टूल्स वी नो फॉर श्योर, एक तरह से कंफर्म्ड ही है कि वैसे उस तरह के शेप वाले स्टोन्स नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली वो मैन मेड ही हैं, किसी ने बनाए ही हैं। सो स्टोन टूल्स हमें अवेलेबल हैं, एंड इट इज़ लाइकली कि वुड और बोन्स टूल्स भी यूज़ किए होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ईजी है वुड टूल बनाना, और अवेलेबल भी वुड था, चूँकि जंगल ज़्यादातर हुआ करता था। बट ऑब्वियसली वुड की जो भी टूल्स थे वो अब सर्वाइव नहीं किए हैं। ठीक है, some of these stone tools were used to cut meat and bones, scrap bark from the trees, and hide animal and hides that is animal skin, chop fruits and roots। तो ऑब्वियसली ये जो स्टोन टूल्स हैं इन सारे काम में यूज़ किए जाते होंगे, मीट बोन कट करने के लिए, मतलब पेड़ के छाले छीलने के लिए, उसी तरह से एनिमल्स की स्किन हटाने के लिए। some may have been attached to the handles of the bone और वुड। सो हो सकता है कि किसी स्टोन टूल में यहाँ पे बोन का हैंडल लगा हो या वुड का हैंडल लगा हो, बट वो अब हैंडल सर्वाइव नहीं किया है। ठीक है, तो जो सर्वाइव नहीं किया है, जिसका डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, तो वहाँ पे मे यूज कर लो। जो सर्टेनिटी में दिख रहा है वहाँ पे सर्टेनिटी से भी बोल सकते हो। सो दिस इज हाउ थिंग्स यू शुड बी इन द लाइफ, कि क्या चीज़ें सर्टेन है, क्या चीज़ें में डाउट है। यू शुड नो, दिस इज व्हाट द नॉलेज इज ऑल अबाउट। ठीक है, सम मे हैव बीन अटैच्ड टू द हैंडल्स ऑफ द बोन एंड वुड टू मेक स्पीयर्स एंड एरोज फॉर हंटिंग। ठीक है, ये हो सकते हैं कि उसको यूज करके स्पीयर एज अ भाला के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, या बो एंड एरो के फॉर्म में यूज हो सकते हैं। और ये हम बहुत एनालॉगी वैसे पता करते हैं कि आज हम जो प्रिमिटिव ट्राइब्स देखते हैं अंडमान एंड निकोबार की, वो एग्जैक्टली वैसे ही रहती हैं, हंटिंग गैदरिंग करके, वहाँ कोई
सेटल्ड एग्रीकल्चर नहीं है, जैसे उस जमाने में स्टोन एज में लोग रहा करते थे, तो उनसे भी हम देख के बहुत चीजें मतलब वी कैन टेल कि उस टाइम में लोग ऐसे रहा करते होंगे। Other tools were used to chop woods, which was used as a firewood. ठीक है, wood was also used to make huts and tools. ठीक है, अगेन वुड भी यूज होता था घर और टूल्स बनाने के लिए, और फायर लकड़ी काटने के लिए भी स्टोन टूल्स यूज होते थे। अब इस तरह से देखो, स्टोन टूल्स में हैव बीन यूज्ड फॉर डिगिंग द ग्राउंड, ऐसे ग्राउंड डिग करने के लिए यूज हो रहा है, स्टिच करने के लिए यूज हो सकता है, एनिमल स्किन से जो कपड़ा बनता था, क्योंकि उस टाइम क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग का तरीका नहीं था, तो वही खाल पहनते थे। आज भी जब केव मैन को दिखाते हैं तो वो जानवर की खाली पहने रहते हैं। तो वो सारी जो नॉलेज और हमारे पॉप कल्चर या मूवीज में आई, वो कहाँ से आई? वो हिस्ट्री बुक से ही आती हैं। ठीक है, नाउ चूजिंग अ प्लेस टू लिव। अब लेट्स सी, चूजिंग अ प्लेस टू लिव, कहाँ पे रहना है, मतलब ऑब्वियसली रात में कहीं ना कहीं जाके तो रहना पड़ता होगा उनको भी, ऑल्दो कोई फिक्स घर नहीं था। सो वो कैसे चूज करते थे? लुक एट द मैप बिलो। अब मैप बिलो देखो, ऑल प्लेसेस मार्क विथ रेड ट्राइंगल आर the sites from which archaeologists have found evidence of hunter-gatherer. Hunter-gatherer live in many more places. Only some are shown in the map. ठीक है, so let's see. तो जो भी रेड साइट्स हैं, यानी कि ये देखो, ये पैलियोलिथिक साइट है। वी विल नो, अब नीचे लिखेंगे, हम पढ़ेंगे पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, मेगालिथिक, ये सारी साइट्स, मतलब ये सारी अभी जस्ट बना देता हूँ कि जो पैलियोलिथिक है ये सबसे पुरानी होती है। मेगालिथ साउथ इंडियन की कुछ साइट्स को कहते हैं, मीसोलिथिक एक बीच की साइट है, और नियोलिथिक सबसे नई साइट है। तो जो पैलियोलिथिक सबसे पुरानी, जो अभी स्टोन टूल्स की बात कर रहे हैं, वो तुम्हारे भिमबेटका में मिले हैं। उसके एविडेंस हंस जी में मिले हैं, कुरनूल केव्स में मिले हैं। सो दीज आर द प्लेसेस जहाँ पे हंटर गैदरर्स के एविडेंस मिले हैं, उनके टूल्स मिले हैं, उनके स्टोन्स मिले हैं। और ऑब्वियसली बहुत दूसरे जगह भी मिले होंगे, ऐसा नहीं है बस वहाँ पे लोग रहते थे, बट इन्हीं को एज अ मेजर एग्जाम्पल के फॉर्म में इस बुक यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, मेनी साइट्स लोकेटेड, और यहाँ पे अगेन यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है जस्ट ये सारे नाम याद करना, कि तुमको पैलियोलिथिक के कुछ साइट्स के नाम पता होने चाहिए, नियोलिथिक के, मेगालिथ के, मॉडर्न सिटी अर्लियर विलेज तो छोड़ दो, एलिथिक, पैलियोलिथिक, नियोलिथिक और मेगालिथ के साइट्स के नाम पता होने चाहिए। प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं, वी हैव ऑलरेडी सीन कि फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, और मेंस में भी कभी अगर इस टाइम के एज पे अगर क्वेश्चन आता है, तो इफ यू राइट द नेम्स एग्जाम्पल्स, सो तुम्हारा आंसर ज़्यादा अच्छा रहता है। सो दिस इज हाउ वी यूज एनसीईआरटी। जब हम नोट्स बनाएंगे तो वी हैव टू मेक इट एंड जस्ट रेफर टू दीज मैप्स। जितना इस तरह के मैप देखो, उन पता करो कि कौन किस स्टेट में, ट्राई टू फाइंड आउट वो होगा वो साइट, एंड जस्ट मेक अ नोट। वी हैव टू मेक अ नोट एंड रिमेंबर इट फॉर आवर एग्जाम। अभी एज अ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो सच इज रिवर, हाँ ये देखो, ओनली सम आर शोन इन द मैप, मेनी साइट्स वर लोकेटेड नियर द सोर्स ऑफ वाटर सच इज रिवर्स एंड लेक। अब ये नीचे देखोगे कि ऐसे भी जनरली, जैसे ये चिरंद है या ये नियोलिथिक साइट है, ये भी देखो ये गंगा रिवर के आसपास है, ये वाले साइट भी यहाँ पे रिवर्स हैं उसके आसपास है, ये नर्मदा के पास भिमबेटका है तुम्हारा, उसी तरह से नीचे हंसी भी यहाँ पे एक रिवर है उसके पास है, कृष्णा रिवर के पास है। ठीक है, ये कुरनूल भी ज्यादा दूर नहीं है रिवर से। तो ज्यादातर यू विल सी कि जो साइट्स थे, और नॉट ऑल, मे बी मोस्ट, they were always located near the source of water, क्योंकि वाटर टैप नहीं है, और वाटर इज द थिंग विच यू नीड डेली, मतलब दिन में तुमको 3 बार मिनिमम तो पानी पीना ही है जिंदा रहने के लिए। सो दे ऑलवेज यूज टू, खाना मिले ना मिले काम चल जाएगा 1-2 दिन, बट पानी तो इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो दैट्स वाई वाटर सोर्स के पास ही रहते थे जो तो हमारे ये थे, क्या बोलते हैं, ज़्यादातर जो पुराने लोग रहते थे वो वाटर सोर्स के पास रहना प्रेफर करते थे, क्योंकि उस टाइम कोई स्टोरेज का बकेट भी नहीं हुआ करता था, हाथ में चुल्लू में कितना पानी लेके जाओगे। सो जबकि खाना वाना जानवर वानवर मार लिया तो उसको लेके दूर भी जा सकते हैं कि धीरे धीरे खाएंगे, या मे बी बेरी या फल या नट्स को गैदर कर लिया तो वो 1 महीना तक चल जाएगा, बट वाटर को ऐसे स्टोरेज करने की कोई फैसिलिटी थी नहीं। तो दैट्स वाई इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि वाटर सोर्स के पास ही रहा जाए। सो यू विल सी कि जितने भी साइट्स, पुराने साइट्स थे, दे आर, मतलब कहीं ना कहीं वो वाटर सोर्स के आसपास ही होते हैं। और आज भी देखोगे कि नए टाइम में भी जितने बड़े शहर और इस तरह की चीजें होती हैं, वो सी या वाटर किसी ना किसी रिवर के आसपास ही होती हैं। सो मतलब जो डेवलप हुई हैं, ठीक है, मतलब नॉट ऑल, मोस्ट ऑफ देम। ठीक है,
सो दिस मैप वी हैव टू रेफर। अब देखो इसमें भिमबेटका के बारे में है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। भिमबेटका इन द प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश, दिस इज द ओल्ड साइट विथ केव्स और रॉक शेल्टर्स। वहाँ केव्स हैं, रॉक शेल्टर है। ऑब्वियसली जो हंटर गैदरर जो हमारे लोग थे वो खुद का घर नहीं बना सकते थे, वो इसी तरह से केव्स और रॉक शेल्टर ढूंढते थे, जहाँ पे नेचुरल केव्स या रॉक शेल्टर हुआ, थोड़ा बहुत तोड़ फोड़ कर देते होंगे, बट मोटा मोटी दे यूज टू मतलब इस तरह के केव और रॉक शेल्टर को ढूंढते थे, सो दैट बारिश के टाइम में बचाव हो जाए, या जानवर वानवर से बचना, या ठंड में बचना, या दिन में धूप में बचना। ठीक है, पीपल चूज दिस नेचुरल केव्स चूज करते थे बिकॉज दे प्रोवाइडेड शेल्टर फ्रॉम द रेन, हीट एंड विंड। दीज रॉक शेल्टर आर क्लोज टू द नर्मदा रिवर। सो भिमबेटका की बात कर रहा है, दिस इज क्लोज टू द नर्मदा रिवर, और ये इसलिए वो यूज करते थे। कैन यू थिंक वाई पीपल चूज टू लिव हेयर? ऑब्वियसली नाउ यू सी कि ये इनसे बचने के लिए, और नर्मदा रिवर के पास, सो दैट दे कैन गेट द वाटर। ठीक है, एज ए स्टोन टूल्स वर इंपॉर्टेंट, पीपल ट्राई टू फाइंड places where good quality of stones was easily available. Now after water, another thing which was important like stone tools, उसी से एनिमल को हंट करना है, उसी से एनिमल के स्किन काट के अलग करने हैं, या गड्ढा खोदना है, या जो भी काम करना है, या कपड़ा सीना है, तो जो भी करना है, तो स्टोन मतलब टूल्स वर इंपॉर्टेंट। सो अगेन वाटर के बाद लोगों का ऑब्वियसली स्टोन टूल प्रेफरेंस नहीं है, क्योंकि स्टोन टूल्स के बिना मर नहीं जाओगे, बट वाटर के बिना मर सकते हो। तो फर्स्ट वाटर सोर्स देखो, और दूसरा ऐसा सोर्स देखो जहाँ पे स्टोन टूल्स बनाने के लिए अच्छा क्वालिटी का स्टोन्स अवेलेबल हो। सो अगेन ये भिमबेटका में वो चूंकि रॉक शेल्टर ही है, मतलब पहाड़ी एरिया है, तो वहाँ पे स्टोन्स भी अवेलेबल है, नर्मदा रिवर से वाटर भी अवेलेबल है, तो ये वन ऑफ द काफ़ी मेजर मतलब लोकेशन है जहाँ पे जो हमारा पैलियोलिथिक जो हंटिंग गैदरिंग पीपल थे उनके एविडेंसेस मिले हैं। ठीक है, अब अगेन रॉक में रहते थे हमेशा। आर्ट एंड कल्चर हैज ऑलवेज एन इंटीग्रल पार्ट। आदमी अपनी चीज़ों को, कला को रिप्रेजेंट करता है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वरना जीने का मतलब नहीं रह जाएगा एक टाइम के बाद। अगर जैसा है कि उठो, खाना खाओ और फिर सो, और बस ऐसी लाइफ हो जाएगी, तो आर्ट कल्चर अलग अलग चीज़ के लिए यूज़ होगा। लेट्स सी, सो उस टाइम भी लोग पेंटिंग करते थे, तो रॉक पेंटिंग करते थे, क्यों पेपर नहीं था तो रॉक पे पेंटिंग करते थे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रॉक पेंटिंग। एंड व्हाट दे टेल अस, सो द पेंटिंग फ्रॉम द रॉक शेल्टर, ये जो भिमबेटका के रॉक शेल्टर से एक पेंटिंग है, तो देखो पेंटिंग में भी ये आदमी दौड़ रहा है, इस मूवमेंट में दिख रहा है, और ये शेर, सो सी कितना अच्छी तरीके से ब्यूटीफुल मतलब बनाया है कि इस आदमी को देख के लग रहा है कि जैसे ये दौड़ रहा है, एंड ये जानवर को देख के भी लग रहा है कि ये दौड़ रहा है। तो मे बी ये सिंह से ही हिरन है, ये आदमी है, ये हो सकता है इसका बाल बड़ा हो या कोई हेड स्कार्फ पहना हो। सो मेनी ऑफ द केव्स इन विच दीज पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग्स ऑन द वॉल, सम ऑफ द बेस्ट एग्जांपल फ्रॉम द मध्य प्रदेश एंड साउदर्न उत्तर प्रदेश, एंड दीज पेंटिंग शो वाइल्ड एनिमल्स ड्रॉन विद अ ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल। सो अगेन ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है तुम्हारा, कल को एग्जाम्पल अगर करना है कि अर्लीस्ट वन ऑफ द एग्जाम्पल भिमबेटका है जहाँ पे रॉक पेंटिंग्स मिलती है। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट साइट, मेंस में लिखने के लिए, प्रीलिम्स में आ सकता है। तो सो दिस इज द रॉक कल्चर, एंड दीज आर द आई थिंक जहाँ पे है, और हो सकता है अंदर भी होंगे, तो दीज आर द पेंटिंग। सो दिस इज भिमबेटका। नाउ लेट्स सी साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ टूल स्पॉट्स एंड बिल्डिंग। अब साइट्स कहा जाता है वैसे प्लेसेस को जहाँ पे रिमेन्स मिले हैं टूल स्पॉट्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा का। तो नॉर्मली जहाँ पे लोग बहुत रहते थे इस तरह के केव में, तो वहाँ पे जैसे टूल्स हैं, खराब टूल्स हैं, नए टूल्स हैं, वहाँ पे एविडेंस इजीली मिल जाते हैं। तो वैसे जगह पे जहाँ पे टूल स्पॉट्स या बिल्डिंग्स के एविडेंस हैं, जो कि उनको साइट्स कहते हैं। ठीक है, are called site. These were made, used and left behind by the people. These may be found on the surface of the earth, buried under the earth, or sometimes even under the water. You will learn more about different sites in the later chapter. तो sites are the places जहाँ पे इस तरह के टूल स्पॉट्स या बिल्डिंग रिमेन्स हमें मिले हैं, जिसके स्टडी करके हमें पास्ट के बारे में पता चलता है। तो साइट्स जैसे इंडस वैली के साइट्स जमीन के अंदर दब गए थे, तो वो जमीन के अंदर भी हो सकते हैं। ये भिमबेटका चूंकि रॉक शेल्टर है, तो ये जमीन के ऊपर हमें मिल गया है। उसी तरह से अंडर वाटर में भी साइट्स होते हैं कि मे बी वहाँ पे पास्ट में पानी नहीं था और टेक्टोनिक शिफ्ट के वजह से आज वो एरिया सबमर्ज है, तो साइट्स कहीं भी हो सकता है। ठीक है, सो फाइंड आउट अबाउट फायर। ठीक है, फाइंडिंग
आउट अबाउट फायर, आग यूज करते थे, ये हमें कैसे पता चला? फाइंड द कुरनूल केव्स ऑन द मैप 2। तो मैप 2 में लेट्स फाइंड द कुरनूल केव्स। तो ये हमारा यहाँ पे इतना बड़ा नहीं है, ये हमारा कुरनूल केव है, ठीक है। तो उसके बारे में बात कर रहा है कि ट्रेसेस ऑफ ऐश हैव बीन फाउंड हियर। तो वहां पे राख का ट्रेसेस मिला है। अगेन जो कोई भी चीज जल जाता है तो वो प्रिजर्व हो जाता है, एक बार जलने के बाद चीजें सड़ती नहीं है। सो दैट इज वन ऑफ द गुड थिंग। मतलब पहले के टाइम में आग लग जाना, मे बी अगर कभी आग लगा होगा तो चावल जल गया होगा या कुछ दूसरी चीजें जल गई होंगी तो वो बर्न फॉर्म में सरवाइव की हैं। सो वी गेट टू नो अबाउट दोज ग्रेन्स। अदरवाइज अगर जली नहीं होती तो वो डिकम्पोज हो जाती विद द टाइम। तो एशेज वहां में मिले हैं। दिस सजेस्टेड दैट द पीपल वर फैमिलियर विद द यूज ऑफ फायर। फायर से लोग फैमिलियर थे। फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मेनी थिंग्स एज सोर्स। अब यहाँ पे अगेन कुड हैव बीन वी कैन यूज के यूज हो सकते हैं किसी चीज़, जैसे आज भी यूज होते हैं। लाइट के लिए यूज हो सकता है, रात में ऑब्वियसली दिखता नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं। रोस्ट मीट को रोस्ट करने के लिए एंड स्केयर अवे द एनिमल्स को डराने के लिए फायर को यूज किया जा सकता था। तो इसके एविडेंस हमें कुरनूल केव में मिले हैं, ठीक है। नाउ इम्पॉर्टेंट ये एक इम्पॉर्टेंट है नेम्स एंड डेट। अब जो पैलियोलिथिक मीसोलिथिक पढ़ रहे हैं उसका नेम्स एंड डेट वो कैसे है? आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन अ लेंथी नेम्स फॉर द टाइम पीरियड। हर टाइम पीरियड को एक नेम दे दिया है। सो आई ट्राई टू लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन द फॉर्म कि ये मान लो कि पास्ट है और ये हमारा पास्ट है, ठीक है। ये डेट है और यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारा जीसस ये आज का टाइम है, मे बी आज का टाइम मान लो 2023 मान लो इसी हिसाब से। सो आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन अ लेंथी नेम फॉर द टाइम वी स्टडी। दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड पैलियोलिथिक। सो दिस कम फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड पैलियो मीन्स ओल्ड। पैलियो मतलब ओल्ड होता है एंड लिथोस मीन्स स्टोन। तो इसको पैलियोलिथिक को ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। सो सबसे पुराना एज को उसको पैलियोलिथिक कहा गया। द नेम पॉइंट्स आउट टू द इम्पोर्टेंस फाइंडिंग ऑफ द स्टोन टूल्स। तो उसको स्टोन एज पैलियोलिथिक पुराना स्टोन एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको स्टोन एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस टाइम पे स्टोन टूल्स मिले हैं। सो देखो जो टूल्स हम यूज करते हैं ह्यूमन हिस्ट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम ह्यूमन की हिस्ट्री का स्टोरी सुन रहे थे बीसी के नए डेवलपमेंट होने पे, नए मटेरियल डेवलपमेंट जैसे आयरन का डेवलपमेंट, मे बी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट के बाद ह्यूमन की हिस्ट्री चेंज हो जाती है काफ़ी हद तक। सो जो मटेरियल चीज़ें थी उसके बेसिस पर टाइम पीरियड डिफाइन किया जाता है। जैसे यहाँ पे उस टाइम के बेसिकली स्टोन टूल्स हुआ करते थे तो उस पीरियड को स्टोन एज कहते हैं। उसी तरह से जब आयरन आ गया तो उस पीरियड को आयरन एज कहते हैं। आज के कंप्यूटर को आज के डिजिटल एज कहते हैं क्योंकि आजकल डिजिटल कंप्यूटर का ज़माना है। तो इसी तरह से तो जो सबसे पुराना टाइम कहा जाता है उसको पैलियोलिथिक कहा जाता था। पैलियो मीन्स ओल्ड हो गया, लिथोस मीन्स स्टोन हो गया। द नेम पॉइंट टू द इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग ऑफ द स्टोन टूल। चूंकि स्टोन टूल्स पीरियड में मिले थे इसलिए उसका नाम स्टोन एज कहते हैं, उसको लिथोस इसलिए कहा जाता था। द पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम 2 मिलियन ईयर अगो टू अबाउट 12,000 ईयर अगो। सो अगर ये देखो तो ये कम से कम 2 मिलियन आज से 2 मिलियन साल से लेकर यहाँ तक, मान लो कि यहाँ तक, ऐसे जस्ट कोई एग्जैक्ट नहीं है, ये 12,000 साल मतलब आज से 12,000 साल तक पहले का जो 12,000 ईयर का ये वाला जो टाइम पीरियड है इसको हम पैलियोलिथिक कहते हैं, ठीक है। दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम हैज बीन डिवाइडेड इनटू लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक, ठीक है। अब दिस स्पैन ऑफ द टाइम कवर्स 99% ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री। तो ऑब्वियसली 20 लाख साल, और ये जो है अब इतना बड़ा सा है कि एकदम 20 लाख से लेकर डायरेक्ट 12,000 पे आ गया है। तो इसको 3 पार्ट में डिफाइन किया गया है। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक ये एक पार्ट हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा पार्ट हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक तीसरा पार्ट हो गया। तो वो देखेंगे जैसे कि सबसे पुराना पार्ट को लोअर, इसको जैसे कि हम लोअर कह देंगे, इसको हम मिडिल कह देंगे और इसको अपर पैलियोलिथिक कह देंगे, ठीक है। सो ये तुम्हारा लोअर हो गया, ये मिडिल हो गया, ये अपर हो गया। तो दिस लॉन्ग टाइम स्पैन, ये जो टाइम स्पैन है ये ऑलमोस्ट 99% ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री है। मतलब इसके बाद जो आजकल के मतलब ह्यूमन बीइंग की वो 1% की ही हिस्ट्री है। और जबकि
ये 1% के बारे में हमें फार 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 मोर ज़्यादा पता है, और ये 99% के बारे में बस यही पता है कि ऐसे स्टोन टूल्स यूज़ किया करते थे और ऐसे हंटिंग गैदरिंग करते थे। तो दिस इज हाउ द थिंग्स गोस। ठीक है, दिस लॉन्ग स्पैन ये हो गया। द पीरियड व्हेन वी फाइंड इन्वायरमेंटल चेंजेस बिगेन अबाउट 12,000 ईयर अगो टिल अबाउट 10,000 ईयर अगो, इट्स कॉल्ड मीसोलिथिक, मिडिल स्टोन एज। तो ये तुम्हारा पैलियोलिथिक एज था। उसके बाद ये 12,000 से लेकर ये जो हमारा 12,000 से लेकर ये जो 10,000 तक का, मान लो ये 10,000 तक का टाइम है, इसको हम मीसोलिथिक एज कहते हैं। पैलियोलिथिक हो गया, मीसोलिथिक हो गया, मीसोलिथिक पीरियड कहते हैं। स्टोन टूल्स फाउंड इन दिस पीरियड आर रिलेटिवली टाइनी। तो इस पीरियड में अब थोड़ा, जैसे कि कंप्यूटर पहले बड़े होते थे विद द टाइम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ छोटे होने लगे, उसी तरह से उस टाइम की बात थी। जो पैलियोलिथिक में जो स्टोन थे वो बड़े बड़े होते थे, विद द टाइम और छोटे और कॉम्प्लेक्स स्टोन बनाते गए। तो मीसोलिथिक में जो स्टोन टूल्स मिले हैं वो कंपैरेटिवली छोटे हैं। तो इस स्टोन के बेसिस पे भी दोनों पीरियड को बांटा गया है। तो वो तुम्हारा ओल्ड स्टोन एज था, ये तुम्हारा मीसो मतलब मिडिल है, तो मिडिल स्टोन एज है। जनरली टाइनी आर कॉल्ड माइक्रोलिथ, और चूंकि वो छोटे थे, लिथ मतलब स्टोन, वी ऑलरेडी नो, माइक्रो मीन्स स्मॉल, तो इसको इसको माइक्रोलिथ्स कहते हैं। ठीक है, सो छोटे स्टोन्स मिलते थे। माइक्रोलिथ्स वर प्रोबेबली स्टक ऑन द हैंडल्स ऑफ द बोन। सो माइक्रोलिथ को हो सकता है बोन्स और वुड के हैंडल पे करके यूज़ किया जाता था, सच एज सॉस एंड सिक्कल के फॉर्म में यूज़ किया जाता था। तो इसमें जो भी चीज़ का मतलब नहीं पता है कि सॉ और सिक्कल क्या होता है। सॉ तुम्हारा ये है, जैसे SICKLES, सिक्कल्स मतलब क्या है, तो जस्ट गूगल इट। तो सिक्कल तुम्हारा ये हो गया, हंसिया हो गया, जिससे मे बी वो काटा जाता है, प्लांट को काटा जाता है। सो दीज वैसे करके यूज़ करते थे। एट द टाइम्स ओल्डर वैरायटी ऑफ टूल्स कंटिन्यू टू बी यूज। और ऑब्वियसली जैसे कि ऐसा नहीं है कि एक बार छोटे टूल्स आ गए हैं तो चीज़ें, हिस्ट्री हमेशा ना पैरेलल में चलती हैं, तो कुछ चीज़ें प्रोमिनेंट होती हैं, कुछ नहीं होते। तो ऐसा नहीं है कि अब लोग बड़े स्टोन यूज़ नहीं करते होंगे, उस टाइम पे बड़े भी चल रहे थे अब, लेकिन पहले छोटे स्टोन्स का एविडेंस नहीं मिला। लेकिन इस पर्टिकुलर मीसोलिथिक टाइम में छोटे स्टोन्स मिलने लगे हैं बड़े स्टोन्स के साथ। जैसे आज के टाइम में सोसाइटी पैरेलल, आज हंटर एंड गैदरर्स भी हैं हमारे अंडमान एंड निकोबार के ट्राइबल्स, और आज कंप्यूटर वाले लोग भी साथ रहते हैं। और पास्ट में कंप्यूटर नहीं था, बस हंटर गैदर था। उसी तरह से उस टाइम जो पैलियोलिथिक में बस बड़े बड़े स्टोन मिलते थे, मीसोलिथिक में बड़े स्टोन भी थे और अब छोटे छोटे स्टोन्स भी बनने लगे थे। ठीक है, द नेक्स्ट स्टेज ऑफ अबाउट 10,000 ईयर अगो इज नोन एज नियोलिथिक। और 10,000 के बाद का जो टाइम था उसको नियोलिथिक कहा जाता है, मतलब न्यू स्टोन एज। ठीक है, न्यू मतलब न्यू होता है। तो तुम्हारा पैलियोलिथिक हो गया ओल्ड स्टोन एज, मीसोलिथिक हो गया तुम्हारा मिडिल स्टोन एज, और नियोलिथिक तुम्हारा न्यू स्टोन एज हो गया। ठीक है, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे। सो अभी जस्ट टर्म्स इंट्रोड्यूस किया गया है, एंड सो दैट यू नो अबाउट दिस थिंग्स। वी हैव ऑल्सो मेंशन द नेम्स ऑफ व्हाट डू यू थिंक द टर्म नियोलिथिक? न्यू मीन्स न्यू एंड लिथिक मीन्स स्टोन, तो न्यू स्टोन एज हो गया। वी हैव ऑल्सो मेंशन द नेम्स ऑफ सम प्लेसेस। यू विल फाइंड द नेम्स ऑफ मेनी मोर प्लेसेस इन लेटर चैप्टर। वेरी ऑफन वी use present day names of the places where the people lived in the past because we do not know what they call them. तो आज जो साइट जैसे भीमबेटका या मे बी इंडस वैली को हम हड़प्पा कहते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं, या मोहनजोदारो कहते हैं, उसी तरह से जो भी साइट्स है वो हम जनरली आज के नेम यूज़ करते हैं। उस टाइम में वो लोग भीमबेटका को क्या कहते थे वी डोंट नो, क्योंकि उनका कोई रिटन टेक्स्ट नहीं है। सो हम उन सारे साइट्स को आज के नाम पे ही जनरली रेफर करते हैं। सो अभी आज इस वीडियो में लेट्स स्टॉप टिल हियर। नेक्स्ट वीडियो में वी विल कंटिन्यू आवर जर्नी ऑफ चैप्टर 2। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एस्पिरेंट। जय हिंद।